जनजाति है ये, जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में इनकी जनसंख्या 7.3 लाख है। ध्यान रखना कितनी है जनसंख्या, 7.3 लाख, जो कि अनुसूचित जनजाति का 4.7% है। तो एक बार फिर से, मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कोरकू है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन है 7.3 लाख, जो कि अनुसूचित जनजाति का 4.7% है। 7.3 लाख और 4.7%। कोरकू का अर्थ होता है मानव समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। कोरकू का अर्थ होता है मानव का जो समूह रहता है उसको हम कोरकू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोरकू मतलब मानव का समूह। इसका विस्तार जो है सतपुड़ा क्षेत्र में है। सतपुड़ा किसे कहेंगे, जहाँ पर बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों, मतलब सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ से गई हुई हैं। कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद। ठीक है, आज हम कोरकू जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है सोनिका मैडम? चौथी सबसे बड़ी जनजाति। और जनसंख्या कितनी है इनकी एमपी में? 7.3 लाख, जो कि अनुसूचित जाति का 4.7% है। कोरकू का अर्थ क्या होता है? कोरकू का अर्थ होता है मानव का समूह। और इनका विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र में। सतपुड़ा मतलब बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद। अब आगे चलते हैं। इनके प्रमुख देवता, इनके जो प्रमुख देवता हैं वो चंद्रमा है, डोंगर देव और भटुआ देव। 3 है मुख्यतः, चंद्रमा मतलब ये चांद की पूजा करते हैं, डोंगर देव और भटुआ देव। इनके प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? चंद्रमा, डोंगर देव और भटुआ देव। ठीक है, इनकी जो विवाह पद्धति है, विवाह पद्धति में राजी बाजी का मतलब जो मम्मी पापा की सहमति से विवाह होता है उसको राजी बाजी विवाह कहते हैं। ठीक है, सोनिका मैडम माइक म्यूट करें, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, तो इनके जो विवाह है, पहला है राजी बाजी और दूसरा है चिबोड़ा। दूसरा जो विवाह होता है उनका चिबोड़ा विवाह होता है। अब इनकी उपजातियों से प्रश्न ज्यादा आता है। उपजातियां कौन कौन सी हैं? बाबरिया, पहली है बाबरिया, दूसरी है बंदोरिया और तीसरी है दुलारिया। अब बाबरिया कहाँ पाया जाता है? बाबरिया बाफर, बैतूल। दूसरी जनजाति बताइए ना। पहली है बाबरिया, ठीक है, दूसरी है बंदोरिया। बाबरिया बा से बैतूल में पाई जाती है, ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी है बंदोरिया वो पचमढ़ी में पाई जाती है। पचमढ़ी मतलब होशंगाबाद। अब बंदोरिया को कैसे याद रखेंगे?
बंदर कहाँ पर उछल कूद करता है? पहाड़ों पर। पहाड़ मतलब पचमढ़ी में पहाड़ है, तो बंदोरिया पचमढ़ी। दुलारिया, दुलारिया जो है हरदा खंडवा में पाई जाती है। एक बार फिर से देखें, उपजातियां 3 होती हैं इनकी। पहली है बाबरिया। बाबरिया बाफर बैतूल में पाई जाती है। दूसरी है बंदरिया, बंदोरिया। बंदोरिया बंदर कहाँ उथल कूद करते हैं? पहाड़ पर। पहाड़ कहाँ पर है? पचमढ़ी पे। दुलारिया, दुलारिया हरदा और खंडवा रीजन में पाया जाता है। अब इनके प्रमुख नृत्य जो है चटकोरा, ये बहुत पूछा जाता है। चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति का होता है? तो चटकोरा होता है कोरकू जनजाति का। अब आगे चलते हैं। इनकी जो प्रमुख त्योहार है, झंडा त्योहार मनाया जाता है। झंडा त्योहार, झंडा त्योहार क्या कहलाता है? झंडा त्योहार जो रहता है, एक झंडा गाड़ देते हैं वो आंगन में, और फिर उसके आगे झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये होली के समय मनाया जाता है। झंडा त्योहार होली के समय मनाया जाता है। खम्ब स्वांग, ये इम्पोर्टेंट है। खम्ब स्वांग ये एक नाटक है जिसको नाट्य बोलते हैं। खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग नाटक है कोरकू का, और ये बहुत फेमस नाट्य होता। तो खम्ब स्वांग किस जाति का नाट्य है? कोरकू का। इनमें जो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सेडोली प्रथा होती है। सेडोली, सेडोली कस्टम क्या कहलाता है? जो मृतक का, कोरकू लोग जब मृतक का संस्कार करते हैं तो उसको तो जो मृत व्यक्ति रहता है वहाँ पर स्मृति चिन्ह के रूप में एक खंबा बना देते हैं, लकड़ी का स्तंभ लगा देते हैं। उसको सेडोली प्रथा बोलते हैं। मतलब कोरकू में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस स्थान पर एक लकड़ी का पिलर खड़ा कर देते हैं, जिसको सेडोली प्रथा कहा जाता है। ठीक है। ये जो झंडा प्रथा है इसको मेघनाथ उत्सव कहा जाता है। अभी अपन ने देखा झंडा पर्व मनाया जाता है, उसको मेघनाथ उत्सव कहा जाता है। ये जो मेघनाथ उत्सव है होली के 15 दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर लगता है। मतलब 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर लगता है। जैसे कि अपने इधर दीपावली के बाद मड़ई मेला लगता है, ठीक है। तो दीपावली के बाद हर अलग अलग मोहल्ला या अलग अलग गांव में वो मड़ई मेला लगता है। तो ऐसे ही जो मेघनाथ पर्व है, मेघनाथ उत्सव है या झंडा उत्सव बोलते हैं, इसमें क्या होता है? होली के 15 दिन तक ये उत्सव चलता है अलग अलग स्थानों पर। इसी में जो मेघनाथ उत्सव होता है, इसी में खम्ब स्वांग किया जाता है। मतलब खम्ब स्वांग मतलब मृदंग मतलब ढोलक टाइप का एक जो वाद्य यंत्र रहता है उसको बजाते हुए वो लोग प्रश्नोत्तर करते हैं। खम्ब स्वांग का प्रश्नोत्तर करके नाच गान करते हैं, उसको खम्ब स्वांग बोलते हैं। ठीक है। तो ये कोरकू जनजाति हो गई। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी जनसंख्या 7.3 लाख है और अनुसूचित जनजाति का 4.7% है।
कोरकू का अर्थ होता है मानव का समूह, ग्रुप ऑफ मेंस कहलाता है। इसका विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र में बैतूल, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद आते हैं। इनके प्रमुख देवता जो हैं वो चंद्रमा है, डोंगर देव है और भटुआ देव है। ठीक है। फिर प्रचलित विवाह है इनका राजी बाजी, राजी बाजी और चिबोड़ा, राजी बाजी और चिबोड़ा इनके प्रचलित विवाह पद्धति हैं। इनकी उपजातियाँ 3 भागों में बांटी गई हैं। एक है बावरिया, बावरिया कहाँ पर पाई जाती है? बैतूल में। फिर बंदोरिया कहाँ पाया जाता है? बंदोरिया, बंदोरिया मतलब बंदर की तरह जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, पचमढ़ी साइड। दुलारिया, दुलारिया हरदा खंडवा में पाया जाता है। इनका जो प्रमुख नृत्य होता है षटकोरा होता है, षटकोरा। और इनका जो प्रमुख त्योहार है वो है मेघनाद या झंडा त्योहार है, जो कि होली के समय अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है, जिसमें खम्ब स्वांग किया जाता है। खम्ब स्वांग एक नाटक है, उसको किया जाता है। इसमें कोरकू में 3 भागों में बांटा गया है, ये हमें बताना था। पहला है राजकोरकू, राजकोरकू, राजकोरकू मतलब जो धनाढ़ है, बहुत बड़े आदमी हैं, उसको राजकोरकू कहा जाता है। पाथरिया, पाथरिया कोरकू, पाथरिया कोरकू मतलब जो मजदूर का काम करते हैं उनको पाथरिया कोरकू कहा जाता है। और मोबासी, ये बहुत पूछा जाता है, मोबासी, मोबासी जो कोरकू रहते हैं वो अपराधी वर्ग के रहते हैं, जो उनने अपराध किया है, चोरी, डाका या मर्डर वर्डर, तो उनको मोबासी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। राज कोरकू जो बड़े होते हैं, पाथरिया सिंपल सा है, पाथरिया, पाथरी मतलब पत्थर काटे मतलब मजदूर वर्ग, और मोबासी ये इम्पोर्टेंट है, जो अपराधी वर्ग के कोरकू रहते हैं उनको कहा जाता है मोबासी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। अभी तक अपन ने 4 जनजातियां पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ ली हैं? नीलिमा मैडम पहली, पहली थी नील, हाँ, दूसरी कूलर बंद कर, दूसरी थी गौड़, तीसरी थी कोल और चौथी थी कोरकू, जो अभी अपन ने कहा। अब आगे आता है सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। अब ये सहरिया जो है मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इसका जनरली पूछा जाता है इनका लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। उत्तरी भाग मतलब नॉर्थ एमपी साइड। नॉर्थ एमपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, कोई बताएंगे? नॉर्थ एमपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, कौन कौन से आ सकते हैं? बीना मैडम, ऊपर साइड, एमपी के ऊपर, मुरैना वाला और ग्वालियर वाला। हाँ हाँ। नॉर्थ में चंबल संभाग आता है। चंबल में अपना भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ठीक है, शिवपुरी, ठीक है, श्योपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में छिंदवाड़ा आ जाता है। छिंदवाड़ा देखो जस्ट नागपुर आदि से मिला हुआ, सिवनी आ जाता है। ये छिंदवाड़ा मतलब ये दक्षिणी भाग है, वहाँ कोरकू जनजाति पाई जाती है। उत्तरी भाग में सहरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसकी लोकेशन पूछते हैं अधिकतर, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इनका लोकेशन है श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी,
यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इनके जो प्रमुख देवता है तेजा जी, तेजा जी इनके प्रमुख देवता है, सीता माता और भैरव देव, तीन मानते हैं ये लोग, तेजा जी, सीता माता और भैरव देव। तेजा जी महत्वपूर्ण है, इनमें से प्रमुख देवता यही है। इनका नृत्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत पूछा जाता है। इनके जो नृत्य हैं वो है लहंगी, लहंगा मतलब लहंगा से लहंगी बन गया, रागनी और दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी मतलब जो शादी वगैरह में वो घोड़ी बना के वो उचकता है ना नृत्य का, तो उसको दुलदुल घोड़ी बोलते हैं। वो मुख्यतः सहरिया जनजाति से ओरिजिनेट हुआ है। तो लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी। ठीक है, तो दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति का है, रागनी भी सहरिया जनजाति का और लहंगी भी। ठीक है, अब आगे। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, ध्यान रखिएगा, सहरिया सबसे ज्यादा कुपोषित जनजाति है। इसलिए जो मध्य प्रदेश का जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है, श्योपुर मतलब ऊपर साइड है, नॉर्थ साइड श्योपुर, इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का इथोपिया। इथोपिया मतलब साउथ अफ्रीका का एक देश, मतलब एक शहर कह लें अपन, या एक पार्ट कह लें। साउथ अफ्रीका एक देश है इथोपिया, जहाँ पर हर तीसरा चौथा बच्चा कुपोषित है। तो भारत का इथोपिया श्योपुर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे जो हैं वो सहरिया जनजाति में पाए जाते हैं, और जिला है श्योपुर। तो भारत का इथोपिया किसको कहा जाता है? श्योपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इथोपिया में विश्व में सबसे ज़्यादा कुपोषित है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला श्योपुर है। ये जो वाल्मीकि हैं वो अपना इनको प्रथम पुरुष मानते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्रार्थनीय, मतलब वंदनीय है। उनके जो प्रमुख देवता के रूप में कह लें, इनको वाल्मीकि को मानते हैं। ठीक है, और इनके में ध्यान रखना, लड़की का होना शुभ माना जाता है। जैसे सभी लोग लड़के को होना शुभ मानते हैं, ये लोग लड़कियों का होना शुभ मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सहरिया जनजाति भी हो गई। अब इसके बाद भारिया, बैगा और मुड़िया वगैरह, तो ये कल और बची हुई हैं, तो कल अपन करवा देंगे इसको, बहुत सारी जनजातियों को। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने, हम आप लोग को ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोर्स का प्राइस भी रिड्यूस हुआ है। ये 999 में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है ना, कंप्लीट थ्योरी के साथ, एमसीक्यू के साथ, लाइव क्लासेस तीन हो गई। ये हमने आपको एक वीडियो शेयर किया हुआ है, वो लिंक खोल लीजिए। इसके अपन एमसीक्यूज लगाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। एचआरएम को म्यूट कर लीजिएगा, वॉइस कम कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालें हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबको मिल गया होगा शायद। मिल गया है क्या? निकाल लिया बीना मैडम? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीलिमा मैडम। जी सर, निकाल लिया। ये सर, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एचआरएम का क्रियात्मक कार्य नहीं है? देखो अब अच्छे से समझना, पहले तो अपन क्वेश्चन को समझ लें।
जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसके जो फंक्शन है वो 3 भागों में बांटे गए हैं, मुख्यतः 3 भागों में। एक है प्रबंधकीय फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शन, और तीसरा है एडवाइजरी फंक्शन। मतलब एडवाइजरी मतलब एडवाइज है ना, मतलब क्या बोलेंगे एडवाइज को, सलाहकारी कार्य, सलाहकारी कार्य। ठीक है, तो हालांकि फंक्शंस के बारे में सबसे पहले चर्चा कर चुके थे हम। 3 प्रकार के कार्य हैं मैनेजरियल, बस ध्यान में रखना है आपको। मैनेजरियल में कौन कौन से आते हैं बीना मैडम? मैनेजरियल फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 4 फंक्शंस को ध्यान रखना। ये हमने बताया था PODC। PODC मैनेजर मतलब प्रबंधकीय कार्य, PODC मतलब P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। ठीक है, बाकी इसको ध्यान में नहीं रखना। अब क्वेश्चन पे है, पूछा गया है ऑपरेटिव फंक्शंस, विच वन ऑफ द इज नॉट ऑपरेटिंग फंक्शन। ऑपरेटिंग फंक्शन कौन सा नहीं है? आप लोग देखें इसमें से कौन सा आपको मैनेजरियल फंक्शन मिल रहा है? तो डेवलपमेंट मिल रहा है और कंट्रोलिंग मिल रहा है ना, एक बस है, डेवलपिंग तो है ही नहीं है मैनेजरियल फंक्शन में। ये सब केवल कंट्रोलिंग बस है। कंट्रोलिंग। बाकी ये जो 3 है ना, वो डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, ये ऑपरेटिव है। ठीक है, एडवाइजरी फंक्शन जनरली एडवाइस देते तो ये नहीं आते। तो अपन को इन तीनों में से बताना कौन सा ऑपरेटिंग फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कंट्रोलिंग। समझ में आ रहा? कंट्रोलिंग कौन सा फंक्शन है? मैनेजरियल फंक्शन है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, इसी प्रकार से पूछा जाता है। अब आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन निकाल लीजिए। सर, तो ये वाली क्लास मेरी मिस हो रही थी, थोड़ा सा ये बताइए ना कि ये ऑपरेटिंग में क्यों नहीं आ रहा सर? कंट्रोल तो अपन करते हैं, तो ऑपरेटिंग में नहीं आना चाहिए। देखो मैडम, मैनेजर फंक्शन को आप ध्यान में रखो। मैनेजर फंक्शन कौन से? PODC। PODC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 4 कौन से हैं? मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑपरेटिव होते। एडवाइजरी को भी ध्यान मत रखे, केवल ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिंग फंक्शंस बहुत सारे हैं, 4 अपने मैनेजर को ले लो, बाकी सारे ऑपरेटिव में ले लो। तो इसने पूछा कौन सा ऑपरेटिंग फंक्शन नहीं है, तो कंट्रोलिंग कहाँ पर जाता है? तो इस हिसाब से हमने इसको एलिमिनेट करके करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिव फंक्शन तो बहुत सारे हैं, 8-10 ठो हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने निकाला। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, मिल गया क्या? सोनिका मैडम पढ़ो। सोनिका मैडम सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी सर, हाँ। नौकरी मूल्यांकन का उद्देश्य, पहला है जिम्मेदारी निर्धारण, दूसरा है पदोन्नति, तीसरा है वेतन निर्धारण और चौथा है नौकरी और बेहतर नौकरी में स्थानांतरण। देखो, नौकरी, द पर्पज ऑफ जॉब एवेल्यूएशन, जॉब का एवेल्यूएशन करना का प्रमुख उद्देश्य है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तय करना। ठीक है, ये नहीं हो सकता। प्रमोशन, ये भी नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना, नौकरी मूल्यांकन, जॉब एवेल्यूशन का प्रमुख उद्देश्य, ये लिख लो, चाहो तो नोट कर लो, वेज डिटरमाइन करना, मतलब वेतन निर्धारण करना प्रमुख उद्देश्य होता है। जॉब एवेल्यूएशन का
या नौकरी मूल्यांकन का या जॉब मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य वेतन निर्धारण होता है। तो इसका आंसर सी वाला होगा। सोनिका मैडम म्यूट कर ले माइक। ठीक है। जॉब एवेल्यूएशन का प्रमुख उद्देश्य मतलब जब भी कोई जॉब का एवेल्यूएट किया जाता है, जांच किया मतलब उसको किया जाता है, तो उसका प्रमुख अपन को सैलरी मिलना प्रमुख माना जाता है, क्योंकि हर कोई वेतन कमाने के लिए व्यवसाय बिजनेस करता है, जॉब करता है। हाँ, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए नीलिमा मैडम। इस प्रदर्शन मूल्यांकन विधि के तहत एक व्यक्ति की तुलना सभी अन्य लोगों से की जाती है ताकि उन्हें कार्य के सरल क्रम में रखा जा सके। फर्स्ट रेटिंग, सेकंड व्यक्ति से व्यक्ति की तुलना, थर्ड रैंकिंग एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। देखो किस प्रदर्शन मूल्य, प्रदर्शन मतलब होता परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है जो आपने कार्य किया उसका मूल्यांकन करना, उसको बोलते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन। इसी बहुत सारी विधियां होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। देखो इसमें ध्यान रखना HRM में क्वेश्चन को देख के मतलब हाइपोथेटिकली आंसर देना पड़ता बहुत कुछ। हाइपोथेटिकली मतलब तुरंत आपके दिमाग चलना चाहिए। इसमें लर्न वन करने का कुछ ज़्यादा सिस्टम नहीं रहता कि ये थ्योरी किसने दी या ये थ्योरी किसने दी, फैक्चुअल नहीं रहते हैं, ये हाइपोथेटिकल ही रहता, मतलब विचार करके समझ के और उत्तर प्रदान करना है। ठीक है, अधिकतर, नॉट पूरे, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे जैसे यही क्वेश्चन आया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अंडर विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वन पर्सन इज कंपेयर्ड, एक व्यक्ति की तुलना करना है, विथ ऑल अदर मतलब दूसरे अन्य व्यक्तियों से एक व्यक्ति की तुलना करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो इस वर्ल्ड कंपटीशन हुआ तो एक की दूसरे से अपन को तुलना करनी है। पर्पज ऑफ प्लेसिंग देम इज सिंपल ऑर्डर, और उनको एक ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर वाला लगाना है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या किया जाता है, ग्रेड दे दिए जाते हैं, ABCD जो अपन देते हैं ना, A+, B+, ये ग्रेडिंग कहलाता है। दूसरा पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन, तो ये ग्रेडिंग तो होगा नहीं, ग्रेडिंग हॉरिजॉन्टली होता है, A+, B+, इस टाइप का दिया जाता है। यहाँ पर ये रैंकिंग होगा। देखो रैंकिंग क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखो तुलना की जाती है, फिर उसमें देखा ऑर्डर ऑफ वर्क मतलब उनके कार्यों को सरल क्रम में रखा जाता है, मतलब पहले नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया, तीसरे नंबर पर कौन आया, ये रैंकिंग मेथड कहलाती है। अपन लोगों ने स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड पढ़ा हुआ है। किस में पढ़ा हुआ है सोनिका मैडम, स्पीयर रैंकिंग मेथड किस में पढ़ा हुआ है? बीना मैडम, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। स्टैटिक्स में फॉर्मूला याद है थोड़ा सा? ये आता है फॉर्मूला, लास्ट ईयर PSC में क्वेश्चन है। स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड में कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है RS = 1 - 6 समीशन D² अपॉन NQ - N। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये रैंकिंग मेथड होती है, उसमें रैंकिंग मतलब रैंक किया जाता है, किसको अच्छे नंबर मिले उसको 1 नंबर, उससे कम वाले को 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो इस प्रकार से एक क्रम में रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, रैंकिंग मेथड होगा। समझ में आ रहा क्यों होगा रैंकिंग मेथड? क्या बात है श्रद्धा मैडम, काफी लेट हो गए? हाँ सर, थोड़ा लेट हो गई। हमने अभी क्वेश्चन वो YouTube पर एक लिंक शेयर की हुई है, उस लिंक को ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जी सर। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अधिकार और जिम्मेदारी की समानता का सिद्धांत। ये हालांकि मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये HRM का क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे, फिर भी देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार, अधिकार मतलब होता है अथॉरिटी देना किसी भी चीज़ की। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। की समानता का सिद्धांत खालिस्तान से संबंधित होता है। तो अधिकार और जिम्मेदारी, ये दोनों चीज़ ध्यान रखना कर्मचारी को सौंपी जाती हैं। सौंपी जाती मतलब इंग्लिश बोलते हैं डेलीगेट। डेलीगेट करना, डेलीगेट करना जैसे मान लो प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल के इंचार्ज में उस दिन पूरे अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती हैं जो भी संबंधित रहता है, तो इसको डेलीगेशन बोलते हैं। डेलीगेशन, ये बहुत पूछा जाता है डेलीगेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये अपन अभी मैनेजमेंट में आगे चल के पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नीलिमा मैडम पढ़िए थोड़ा 5 वाला। कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। नौकरी विश्लेषण, नौकरी घुमाव, प्रक्षिप्ति, योग्यता रेटिंग। अब बताइए क्या आंसर होगा, अपन ने पढ़ा हुआ है ये क्या हो सकता है, बताइए आप ही नीलिमा मैडम। कर्मचारियों प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को, देखो इंडक्शन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बीना मैडम इंडक्शन का मतलब? कर्मचारियों को न्यू जो भी आते हैं उनको कंपनी सब बताने को इंडक्शन कहते हैं। अब देखो ये हमने नहीं बताया, सॉरी, इसके बारे में समझ लेते हैं। कर्मचारियों प्रदर्शन का मूल्यांकन करना मतलब जो परफॉर्मेंस रहता है कर्मचारियों का, उसके प्रदर्शन के मूल्यांकन की जो विधि रहती है उसको मेरिट रेटिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब मेरिट रेटिंग का मतलब होता है योग्यता का निर्धारण करना। कर्मचारियों के क्या प्रदर्शन का मूल्यांकन, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की विधि मेरिट रेटिंग कहलाती है। मतलब एवल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज नोन एज मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग मतलब योग्यता रेटिंग कहा जाता है। मेरिट रेटिंग किसे कहेंगे? देखो प्रदर्शन का मूल्यांकन करने को जो तरीका, जैसे अब देखो जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस क्यों नहीं होगा? जॉब एनालिसिस में क्या क्या होता बताइए। जॉब एनालिसिस में जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी की, जॉब कहाँ पर है, कैसा है ना, उसकी प्रकृति क्या है, या फिर उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, जॉब एनालिसिस है। जॉब रोटेशन मतलब एक जॉब को दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति द्वारा, जॉब रोटेशन कहलाता है। इंडक्शन होगा नहीं क्योंकि नए कर्मचारी, तो मेरिट रेटिंग ही बनता है। ठीक है, मेरिट रेटिंग तो ये तो अपन ने एलिमिनेशन से कर दिया, एक 3 नहीं है तो चौथा वाला होगा। और एक और मेथड ये हो सकती है, जब हम किसी कर्मचारी के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, एवोल्यूएट करते हैं, तो उसको हम मेरिट रेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ आ गया है, समझ लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो 2 वर्ड होते हैं, एक डिसेंट्रलाइजेशन और एक सेंट्रलाइजेशन। रैदास सर बताएंगे केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? श्रद्धा मैडम, केंद्रीकरण। सर केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते नहीं है, अपने पास ही रखते हैं। और विकेंद्रीकरण, वो केंद्रीकरण होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन से जिसमें लोगों को हम काम बांट देते हैं और उनको दायित्व भी सौंप देते हैं। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा? मतलब जो हेड है वो ही पूरे कार्य अपने पास रखता है, पूरा हैंड ओवर अपने पास रखता है। तो कौन सा वाला होगा इसमें?
ABCD बताइए। डी वाला होगा सर। डी वाला होगा क्योंकि उसमें एक के पास रखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 7th वाला क्वेश्चन। हाल ही में उभरी हुई प्रबंधकीय नौकरी का प्रकार है, मतलब रिसेंटली एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ मार्केट में, एमर्स टाइप ऑफ मैनेजरल जॉब। हाल ही में उभरी हुई प्रबंधकीय नौकरी का प्रकार है टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर मतलब मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एक होता टॉप मैनेजमेंट, एक होता मिडिल मैनेजमेंट और एक होता लोअर मैनेजमेंट। तो टॉप और मिडिल तो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वर्तमान में कर्मचारी को बहुत फोकस किया जाता है, मतलब वो मेन बैकबोन ऑफ द एनी कंपनी होता है। मतलब जो लोअर मतलब लेवल रहता है, मतलब कर्मचारी जो रहता है वो लोअर रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बोला कौन सा उभर के आया हुआ प्रबंधकीय नौकरी, तो इसमें प्रथम पंक्ति प्रबंधक, फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये भी सही है। इसमें ध्यान रखना फर्स्ट लाइन मैनेजर में कर्मचारी आता है, और टीम लीडर, ये दोनों इसके आंसर सही है। तो दोनों में से कोई एक हम लगा सकते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय, और टीम लीडर भी एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों का एक संगठन में जो नेता बन के उभर के आता है तो वो कहलाता है। तो हालांकि इनने आंसर तो डी लिया हुआ, लेकिन सी वाला भी सही है, उनने ऐसा बोला भी है इधर, सी और डी दोनों सही हैं। तो लेकिन मेनली टीम लीडर कर्मचारियों का नेता ही कहलाता है, इसलिए डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि टीम आधारित काम है, और सी भी लगा देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक कंपनी की वह नीति या कार्यक्रम क्या कहलाता जो भेदभाव को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है और समान अवसर प्रदान करके उसके पेशेवर जीवन मूल्य को सुधारता है। मतलब व्हाट इज अ प्रोग्राम और पॉलिसी ऑफ अ कंपनी दैट aims to eliminate discrimination by providing equal opportunity and thereby improving her profession। मतलब इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि एक कंपनी की वह नीति या कार्यक्रम क्या कहलाती है जो भेदभाव को समाप्त करती है, भेदभाव को समाप्त करने का उद्देश्य रखती है और समान अवसर प्रदान करती है। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसे कहते हैं? निष्पादन मूल्यांकन। इसका मतलब क्या होता है? जो कार्य किया है उसका मूल्यांकन करना। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अपने अधिकारों को बांटना। तो ए और सी तो होगा नहीं, बचा बी और डी। तो इंक्लूसिव समावेशी विकास, ये भी नहीं समझ में आया, तो बी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अफर्मेटिव एक्शन। ये क्वेश्चन का कोई बेस नहीं है कि ये अपन कहाँ से लिया, क्यों आया। ये अफर्मेटिव एक्शन मतलब कुछ क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाते कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर बी ही होगा। 10th वाला क्वेश्चन, श्रद्धा मैडम थोड़ा पढ़िए। श्रद्धा मैडम। हाँ सर, क्वेश्चन निकाल दी, बढ़ दी यार। क्वेश्चन 10। जी सर। वह व्यक्ति जिसे विशेष रोजगार के लिए आवश्यक योग्यता, कौशल या प्रशिक्षण प्राप्त है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा बताओ आप। नियोक्ता, कर्मचारी, पेशेवर या उद्यमी? क्या सर पेशेवर। प्रोफेशनली कहलाएगा। प्रोफेशनल इसलिए कहा जाए क्योंकि उसके लिए जैसे सीए जो है वो प्रोफेशनल ही होता है, उसके लिए बहुत योग्यता की ज़रूरत रहती है, स्किल्स की ज़रूरत रहती है, तो इसका आंसर प्रोफेशनल ही होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नीलिमा मैडम पढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य
विश्लेषण द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है। नीति, संगठन चार्ट, प्रक्रिया, नौकरी का विवरण। मतलब पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर, जॉब डिस्क्रिप्शन। कार्य विश्लेषण, कार्य विश्लेषण किसे कहेंगे? जिसमें कार्य की पूरी जानकारी हो। ठीक है, तो कार्य की पूरी जानकारी किसमें लिखी होगी? पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ वाला होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है? पूरी जानकारी रहती है, किस टाइप का प्रोफेशन है, कौन सा काम करना है, क्या है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन किसे कहते हैं? तो बीना मैडम, जॉब स्पेसिफिकेशन। सोनिका मैडम, सोनिका मैडम, जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब विशिष्टीकरण किसे कहते हैं? महिमा, नीलिमा मैडम, जॉब स्पेसिफिकेशन। सर शायद वो वाला मतलब जिसमें व्यक्तिगत होता है, तो मतलब व्यक्ति की योग्यता, स्किल्स वगैरह। जब कार्य की अपेक्षा व्यक्ति की योग्यता आदि को मापदंड किया जाए, क्या योग्यता है, क्या स्किल होना चाहिए, ये जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ये किसका पार्ट है? सर जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस कितने पार्ट हैं? सर दो, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। वेरी गुड। और जॉब डिजाइन के कितने पार्ट हैं? सर जॉब डिजाइन का एक तो जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट और जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन और था शायद, जॉब रोटेशन था शायद। रोटेशन, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। हाँ, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, जॉब एवोल्यूशन इज डन फॉर। जॉब एवोल्यूशन किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था, जॉब किस लिए किया जाता है? वेतन निर्धारण के लिए। अपन ने सबसे पहला वो फिर से आ गया है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने मानवीय संबंधी की अवधारणा दी है? मानवीय, ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ह्यूमन रिलेशन, ये ध्यान रखना, एल्टन मेयो ने दिया हुआ है। एल्टन मेयो ने दिया हुआ है। ठीक है, ये मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन उसको समझेंगे। एल्टन मेयो ने क्या किया है कि एक हाथॉन प्रैक्टिकल किया हुआ, हाथॉन प्रैक्टिकल का मैं मानवीयता को बताया है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कल से। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू कार्य विश्लेषण में शामिल नहीं है? सोनिका मैडम, कार्य विश्लेषण में शामिल नहीं है। कार्य विश्लेषण मतलब जॉब एनालिसिस में। जॉब एनालिसिस में क्या क्या आता है, पहले तो ये बताओ सोनिका मैडम। बीना मैडम, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दो तो आते ही हैं, है ना। इसमें एक और आएगा, और एक और कौन सा हो सकता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा कि नहीं? नहीं होगा। सर ये मेरा मोबाइल ना ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं बता पाया। कोई बात नहीं। हाँ, वर्किंग कंडीशन भी आ सकता है, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल दूर दूर तक कार्य विशेषण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग ही है। तो इसमें बोला कौन सा शामिल नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, नहीं है वाली ज़्यादा पूछे जाते इसमें। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब आगे देखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रद्धा मैडम, अगला क्वेश्चन पढ़िए।
क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति है? अब सबसे पहले एक ऑफ द जॉब आप लर्न कर लें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ठीक है, ये अपन लर्न कर लेते हैं तो ऑन द जॉब लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑन द जॉब वाली हैं? जैसे अप्रेंटिस, प्रशिक्षु। अप्रेंटिस का मतलब जो इलेक्ट्रीशियंस वगैरह देते हैं। इंटर्नशिप, ये भी बिजनेस के समय पर दी, ऑन द जॉब मतलब बिजनेस के समय पर दी है। कोचिंग, ये बिजनेस के समय ही दी जाती है, ऑन द जॉब वाली है। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये बिजनेस में ही होगा। मेंटरिंग और जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ये 6 मेथड हैं। कौन कौन सी? अप्रेंटिस, इंटर्नशिप, कोचिंग। बोलिए फिर से, अप्रेंटिस, कोचिंग और इंटर्नशिप, जॉब रोटेशन, मेंटरिंग और जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ये कौन सी है? ऑन द जॉब है। अब इन्हें पूछा ऑफ द जॉब पद्धति कौन सी है। अब बताओ कोचिंग कौन सी है, ऑन वाली है कि ऑफ? ऑन। जॉब रोटेशन ऑन। लेक्चर नहीं है, लेक्चर ऑफ वाला है। और इंटर्नशिप ये भी ऑन वाली है। ठीक है, तो 3 तो इधर ही मिल गई। तो ये बात ध्यान रखना, जो लेक्चर है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। ठीक है, देखिए अपन ने जो क्वेश्चन लगभग जितने अपन ने पढ़े हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कुछ 1 आध 2 4 आगे पीछे भी हो सकते, लेकिन अधिकतर तो हैं। हाँ देखिए, एक हाथोन वाला आ गया, ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जो अपन आगे पढ़ेंगे। हाथोन का संबंध किससे? अभी अपन ने चर्चा की हुई थी। हाथोन एल्टन मेयो ने दिया हुआ था और इसका आंसर मानवीय संबंध, मतलब मानवीय संबंध के बारे में बताता है ये हाथोन स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह प्रक्रिया जो मानव शक्ति की आवश्यकता नियोजन भाग पर केंद्रित है और खाली स्थान जनशक्ति योजनाओं के कारण की प्रक्रिया है। मतलब क्या हुआ? डैश वह प्रक्रिया है, मतलब डैश क्या हो सकता है? ए बी सी। देखो, मानव संसाधन योजना मतलब HRP, ये तो पहला और दूसरा होगा। ठीक है, और जनशक्ति की योजना, जनशक्ति योजना मतलब मैन पावर को लगाना, तो ये भर्ती और चयन में ही होता है। तो पहला वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मानव संसाधन योजना भर्ती पहला और भर्ती और चयन दूसरे, और फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण की आवश्यकता, विशेषण और प्रशिक्षण के संदर्भ की पहचान करने का प्रयास करता है। मतलब क्या हुआ? ट्रेनिंग, नीड्स एनालिसिस। ट्रेनिंग क्या करता है? नीड, आवश्यकता विशेषण करता है। जो प्रशिक्षण के संदर्भ की पहचान करने का प्रयास किया उसे कहा जाता है। मतलब जो प्रशिक्षण रहता है, जो ट्रेनिंग रहती है, वो किसके लिए होती है? एनवायरनमेंट के लिए होती है, ऑपरेशन के लिए होती है, डिपार्टमेंट के लिए होती है या व्यक्तिगत होती है। जैसे कि इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन रिफ्रेशर कोर्स चलाते हैं भोपाल में। कौन से भवन पर होता है? कौन सा भवन रहता है वो भोपाल में? नरोना एकेडमी। हाँ, तो वहाँ पर एक एक को बुलाते हैं वो। ठीक है, तो इससे वो ट्रेनिंग देते हैं रिफ्रेशर्स की, तो इससे एनवायरनमेंट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑपरेशनल एनालिसिस, व्यक्तिगत जरूर सुधार हो सकता। तो ये इंडिविजुअल, जब भी कोई ट्रेनिंग आदि की जाती है वो व्यक्तिगत एनालिसिस को करती है। इंडिविजुअल व्यक्तिगत एनालिसिस ही आएगा इसका आंसर, तो डी वाला होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी,
डेलीगेशन मतलब होता है सौंपना। क्या सौंपना? अपने अधिकारों को, अपने दायित्वों को सौंपना। परिणाम स्वरूप क्या होगा? सेंट्रलाइज ऑफ पावर एट टॉप लेवल, सी से सब सत्ता का केंद्रीकरण, प्रबंध को अपने कार्यों में वितरित करने में सक्षम बनाना, या तीसरा चौथा कौन सा सही हो सकता है? बताइए। सेकेंड ही होगा, क्योंकि वो दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क्स वगैरह डेलीगेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। A manager can supervise a limited number of executive refers to which of the following concept? ये जनरली ये क्वेश्चन जो है वो मैनेजमेंट का है। ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रबंधक सीमित संख्या, जब भी ये सीमित संख्या वर्ड आ जाए तो एक स्पैन ऑफ कंट्रोल कर क्या है, जो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था? स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक अर्थशास्त्रियों का नाम हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हुआ जब भी ये सीमित संख्या वर्ड लिखा रहेगा ना, और जो सीमित संख्या है वो भी 20 होना चाहिए कर्मचारियों की। मतलब उसका कुछ फॉर्मूला भी रहता है, वो अपन हमें ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही होगा। ठीक है, सीमित संख्या एक वर्ड को ध्यान में रखना आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन केंद्रीकरण से तात्पर्य, ये तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत में शामिल नहीं है? मतलब जो कर्मचारी की लागत है, एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी का संबंध है किस किस से? एनालिस्ट है, ऑपरेटर ऑफ मशीनरी है, टेक्नीशियन से, सुपरवाइजर से कोई मतलब नहीं रहता। इसका आंसर सुपरवाइजर होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या? एक विश्लेषक होता है, ऑपरेटर ऑफ मशीन, मशीन को वो ऑपरेट भी करता है, तकनीकी भी रहता है, लेकिन पर्यवेक्षक कोई और रहता है। सुपरवाइजर मिडिल मैनेजमेंट संभालता है, एक कर्मचारी का काम नहीं रहता। ये कर्मचारी का काम ये 3 रहते हैं, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, मशीन को ऑपरेट करना, और टेक्नीशियन। मतलब ये कर्मचारियों का काम है, इसलिए 3 आ जाएंगे। लेकिन इसमें बोला कौन सा नहीं शामिल होगा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मैनेजमेंट का काम है, तो इसलिए ये चौथा आंसर सही होगा इसमें। ये सारे अब मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कल से अपन मैनेजमेंट शुरू करते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा 5 मिनट और बता देते हैं, हम कुछ लिखवाना था। चलो अच्छा, कल ही कर देते हैं इसको। मेथड्स कुछ लिखवानी जॉब अप्रेजल की कल हम बता देंगे, और कल से अपन मैनेजमेंट भी शुरू कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लगभग इसमें अपन ने बहुत कुछ कवर कर लिया मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट जनरली कॉन्सेप्चुअल नहीं है, हाइपोथेटिकली है। बहुत कुछ सोच समझ के अपन को उत्तर देने पड़ते हैं। जनरली जो जितना अपन को आना चाहिए था जॉब ऑफ एनालिसिस डिस्क्रिप्शन से करवा दिया है। इसके बाद कल थोड़ी सी परफॉर्मेंस अप्रेजल की मेथड और लिखवानी है, तो वो कल हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पूरा चालू करो, आज की वो कर दो लिंक। पॉज कर दो, पॉज।